हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आयोडीन। ये आपका फूड साइंस का ही टॉपिक है और इसमें हम लोग थायराइड ग्लैंड भी पढ़ लेंगे, जिससे कि यदि आपका फिजियोलॉजी में कोई क्वेश्चन पूछा जाए पीजीटी में तो आप अच्छे से सॉल्व कर लें। तो आइए देखते हैं। तो आयोडीन क्या है? आयोडीन खनिज तत्व होते हैं, मिनरल्स एलिमेंट होते हैं। और मिनरल्स एलिमेंट जो होते हैं आपके, यानी खनिज तत्व जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं मेजर एलिमेंट, दूसरे होते हैं ट्रेस एलिमेंट। मेजर कौन से होते हैं? जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम। इन्हें हम मेजर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन मेजर जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं इनकी आवश्यकता इतनी नहीं होती है, तो इन्हें हम ट्रेस तत्व कहते हैं। जैसे कि आपका आयोडीन हो गया, ठीक है, या फिर आयरन हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब क्या है? आपके ट्रेस एलिमेंट होते हैं। तो आज इन्हीं में हम ट्रेस एलिमेंट में पढ़ने वाले हैं आयोडीन को। तो आयोडीन का हमने जान लिया। फिर गर्दन में उपस्थित थायराइड ग्रंथि का स्राव थायरॉक्सिन का एक आवश्यक घटक आयोडीन के रूप में पाया जाता है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 20 से 25 मिलीग्राम तक आयोडीन उपस्थित होता है। आगे देख लेते हैं। जो थायराइड ग्रंथि का जो स्राव होता है, थायरॉक्सिन जिसे हम बोलते हैं, ये जो थायरॉक्सिन होता है इसका सिक्रेशन अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। देखिए, दो तरीके की हम ग्रंथियां पढ़ते हैं, यानी ग्लैंड जो पढ़ते हैं। एक तो होती है एक्सोक्राइन, दूसरी होती है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जिन्हें हम बहिस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं, तो इनका जो ये जो सिक्रेशन करती हैं, ज़्यादा जूस का सिक्रेशन करती हैं। जैसे आप लीवर में पढ़ते हैं, लार ग्रंथियां पढ़ते हैं, तो वहाँ से इनका जो सिक्रेशन होता है रस का, वो होता है बहिस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से। और जो एंडोक्राइन होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। तो आपका जो थायरॉक्सिन है ये हार्मोन है, और कहाँ से ये जो रिलीज हो रहा है, कहाँ से इसका सिक्रेशन हो रहा है? तो ये थायराइड ग्लैंड से होता है। अब जो थायरॉक्सिन होता है ये वृद्धि और विकास के लिए प्रमुख कार्य करता है। आयोडीन की कमी से इस ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन है उसकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, यदि हम अपनी डाइट में आयोडीन नहीं लेंगे या हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये कम स्रावित होगा। तो ये तो हमने जान लिया। अब आगे जानते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है यह मनुष्य के गले में श्वास नलिये ट्रेकिया के दोनों ओर लेरिक्स के नीचे गुलाबी एच आकार की द्विपलित ग्रंथि होती है। तो देखिए ये कैसी होती है, यदि आपसे इसका आकार पूछ लिया जाए तो ये एच आकार की होती है। यहाँ पर आप देखिए इस टाइप से बनी हुई है, तो ये एच आकार की होती है। ठीक है, अब ये जो ट्रेकिया है, ट्रैकिया आप देख रहे हैं, इनके दोनों ओर लैरिक्स के नीचे, ठीक है, गुलाबी से एच आकार की होती है। इस ग्रंथि का जो भार होता है 25 से 30 ग्राम का होता है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि जो आपका फिजियोलॉजी है पीजीटी में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये याद रखिएगा, एच आकार की ये होती है और कहाँ पे उपस्थित होती है? ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे गुलाबी सी एच आकार की ये होती है। तो ये हमने जान लिया थायराइड ग्लैंड के बारे में। फिर आगे देखते हैं। जो थायराइड ग्रंथि होती है इससे दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, यानी दो हार्मोन्स ये स्रावित करती है। कौन कौन से दो हैं? तो एक है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है, जिसे हम T4 कहते हैं शॉर्ट में, या फिर थायरॉक्सिन। ये लगभग 90% ये होता है। दूसरा है ट्राईआयोडोथायरोनिन, जिसे हम T3 कहते हैं। तो इन दो हार्मोन्स का सिक्रेशन कहाँ से हो रहा है? थायराइड ग्लैंड से हो रहा है। जो T3 है थायरॉक्सिन से लगभग 4 गुना अधिक प्रभावी होती है। T3 थायरॉक्सिन से लगभग 4 गुना अधिक प्रभावी होती है, इसलिए उत्तकों में पहुंचने पर संभवतः थायरॉक्सिन की भी अधिकांश मात्रा T3 में ही बदल जाती है। यानी जो आपका ये है T3 है, ये सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है बॉडी में, ठीक है, T3 की। और जो हम T4 पढ़ रहे हैं, जिसे हम थायरॉक्सिन कह रहे हैं, इसकी भी मात्रा T3 में बदल जाती है। ठीक है, उत्तकों में पहुंचने के बाद। तो T4 जो होता है एक महत्वपूर्ण थायराइड हार्मोन होता है। T4 भी और T3 भी दोनों ही हार्मोन्स महत्वपूर्ण होते ही हैं। अभी ये जो हार्मोन्स हैं इनके कार्य क्या होते हैं वो देख लेते हैं।
जो थायराइड हार्मोन्स के जो कार्य हैं जो हमने अभी पढ़े हैं T3, T4, उनके क्या कार्य हैं? थायरॉक्सिन सभी उपापचय क्रियाओं की गति का नियंत्रण करता है, यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रक का कार्य ये करता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। यह शरीर के सामान्य वृद्धि, विशेषतः हड्डियों, बाल इत्यादि विकास के लिए भी अनिवार्य होता है। जनन अंगों के सामान्य कार्य इन्हीं की सक्रियता पर निर्भर करते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण भी करते हैं। तो ये हमने कुछ इसके कार्य देख लिए। आगे इससे जो डेफिशिएंसी होती हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, या थायराइड की अधिक होने से या फिर उसके कम होने से, जो थायराइड से जो हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है थायरॉक्सिन का, ठीक है, उसके कम होने से और उसके ज़्यादा होने से कौन से रोग हो जाते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं इसके अल्प क्रियाशीलता से कौन कौन से होते हैं, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसमें आपका आता है क्रेटिनिज्म, ठीक है, जिसे हम जड़ वामनता कहते हैं। ये क्या होता है? इससे क्या होता है, जो बच्चों में यदि थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो क्या होगा, उनकी जो वृद्धि है और विकास है वो मंद हो जाता है। मानसिक वृद्धि भी उनकी मंद हो जाती है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, बौने रह जाते हैं। यानी इससे क्या होता है, बच्चे बौने रह जाते हैं, उनके हाथ पांव भी बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं, त्वचा मोटी सूखी सी लटकी हुई होती है, थौंद उनकी निकली हुई रहती है, होंठ भी उनके मोटे होते हैं, चेहरा फूला फूला होता है। तो इस तरीके से ये देखा जाता है जो इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे ना कि बच्चे इससे बौने रह जाते हैं, तो भी आपका अगर आएगा क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। ठीक है, जड़ वामनता, क्रेटिनिज्म जिसे हम बोलते हैं, इससे क्या होता है, बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास मंद हो जाता है, जिससे बच्चे बौने रह जाते हैं। दूसरा है मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा में क्या होता है, यदि वयस्क में थायरॉक्सिन की कमी से न्यूनतम उपापचय की गति कम हो जाती है, जिससे शरीर का तापक्रम कम हो जाता है। क्या होगा, यदि जो किशोर हैं, ठीक है, एडल्ट हैं, उनमें क्या होगा, थायरॉक्सिन की यदि कमी हो जाएगी तो उनके शरीर का तापक्रम कम हो जाता है, हृदय की गति उनकी धीमी हो जाती है, रुधिर दाब सामान्य से कम हो जाता है, और व्यक्ति जो होता है वह सुस्त सा थका थका वह महसूस करता है। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं वो देखे जाते हैं। फिर है जिसे हम गोइटर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर होता है। तो यहाँ पर हम सिंपल गोइटर की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, यदि भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्रंथि जो होती है ये बड़ी होकर फूल जाती है। इससे गर्दन भी फूलकर मोटी व कॉलर जैसी दिखाई देती है। इसे सामान्य घेगा रोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, सामान्य घेगा रोग कहते हैं। इसमें क्या होगा, आयोडीन की कमी से जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, वो बड़ी होकर फूल जाती है। फिर है हाशिमोटो का रोग। हाशिमोटो का रोग जो होता है, इस अवस्था में थायराइड ग्रंथि का स्राव इतना कम हो जाता है कि स्राव को बढ़ाने के लिए जो भी औषधियाँ दी जाती हैं वो क्या करती हैं, शरीर में एंटीजेंस का काम करने लगती हैं, यानी शरीर में विष का काम करने लगती हैं। इससे इनको नष्ट करने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगती हैं जो थायराइड को नष्ट कर देती हैं। यानी जब हम थायराइड ग्रंथि का स्राव जब कम हो जाता है और इसे बढ़ाने के लिए जो भी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं वो क्या करती हैं, उल्टा इफेक्ट करने लगती हैं, जिससे क्या होता है, जो थायराइड है वो नष्ट होने लगती है। और इसको क्या कहते हैं, थायराइड की आत्महत्या या सुसाइड ऑफ थायराइड इसे कहा जाता है। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। तो ये चारों किसकी कमी से हो रहे हैं, यदि थायरॉक्सिन की हार्मोन्स की यदि मात्रा कम रहे तो उसकी कमी से ये सब होते हैं। जड़ वामनता, मिक्सिडिमा, सामान्य घेगा, हाशिमोटो का रोग। तो ये आपको समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं। यदि थायराइड ग्रंथि की अतिक्रियाशीलता हो जाए, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए, तो क्या होगा, इसके जो भी हार्मोन है, ठीक है, थायरॉक्सिन, यदि उसका अति स्राव होने लगे तो जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाती है। इसी को क्या कहते हैं, एक्सोफ्लैथलेमिक गोइटर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़ी होकर फूल जाती है। तो ये सब हमने देख लिया। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं आयोडीन की दैनिक मात्रा की कितनी आवश्यकता होती है, पर डे कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है। यदि जो लोग जैसे डाइटिशियन का एग्ज़ाम जो लोग दे रहे हो, वहाँ पर आप अक्सर ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो ये याद रखिएगा आप। तो आयोडीन की यदि हम पुरुष की बात करें तो
95 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है, महिला के लिए भी 95 माइक्रोग्राम, ठीक है। और गर्भवती महिला प्रेग्नेंट लेडी के लिए 180 और लैक्टेशन महिला के लिए, ठीक है, लैक्टेशन महिला के लिए कितनी 200 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। किशोर या किशोरी के लिए 100 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। तो ये आप इतने भी याद रखिएगा, अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुरुष महिला या गर्भवती या लैक्टेशन वुमेन, इन्हीं का आपसे पूछ लेता है। यदि किसी को और डिटेल में ही पढ़ना हो तो आरडीए में हमने दिया हुआ है, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। जो 21 अक्टूबर को वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन हैं, जो भी हेल्थ डे हो गया आपका, डायबिटीज़ डे हो गया या वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे हो गया, ये जितने भी आपके ये हेल्थ से या न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी डेज हैं, ये आपके जो डाइटिशियन का एग्ज़ाम जो लोग देना चाह रहे हो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेट वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। तो ये भी आप ध्यान दिया करें कि कौन सा डे कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे अक्टूबर को मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, जिससे कि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि वो अपनी डाइट में आयोडीन शामिल करें। अब आयोडीन जो होता है ये कहाँ से हमें प्राप्त होता, तो देखिए यदि हमें आयोडीन की मात्रा अपने भोजन में बढ़ानी है तो आयोडीन जो होता है भोज्य पदार्थों में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। आयोडीन मुक्त युक्त भूमि में उपजे फल, अनाज, सब्जियों में इसकी मात्रा पाई जाती है। यानी जहाँ की मिट्टी में आयोडीन हो या जहाँ के पानी में आयोडीन हो, वहाँ से हमें आयोडीन की प्राप्ति हो जाती है। इन स्थानों पे उपजे फल, सब्जियों में भी आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। जो समुद्री तट होते हैं, समुद्री इलाके होते हैं, वहाँ पे जो भी सब्जियाँ या जंतु भोज्य पदार्थ, उनमें आयोडीन की उपस्थिति अधिक रहती है। जैसे कि कोई मीट वगैरह, मछली वगैरह, फिश हो गई, ठीक है, इन सब में क्या होता है, आयोडीन की मात्रा उपस्थित रहती है। और किसमें आयोडीन, अब तो जो नमक है उसमें भी आयोडीन, आपको वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं आयोडीन। तो आयोडीन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया, पहले तो हमने इसमें देख लिया कि आयोडीन जो है वो खनिज तत्वों में इसे काउंट किया जाता है। ट्रेस तत्व होते हैं जिनकी मात्रा हमें, जिनकी आवश्यकता होती है लेकिन कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर हमने देख लिया ये जो थायराइड ग्रंथि का स्राव है, थायरॉक्सिन जिसे हम बोलते हैं, ये अंतरस्रावी ग्रंथि का ये हार्मोन है, ठीक है, जो वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। और थायराइड ग्लैंड का हमने देख लिया। फिर हमने थायराइड ग्रंथि से जो दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है उनके बारे में हमने देख लिया। हार्मोन्स के क्या क्या कार्य हैं, यदि हम ये आयोडीन अपनी डाइट में शामिल नहीं करेंगे तो इनका ये जो इसके थायराइड हार्मोन के कार्य हैं इन पर इफेक्ट पड़ेगा। और थायराइड हार्मोन्स के यदि हमें इसका सिक्रेशन सही रखना है तो हमें अपनी डाइट में आयोडीन बढ़ाना पड़ेगा या आयोडीन की मात्रा हमें सीमित रखनी पड़ेगी जितनी इसमें बताई गई है, ठीक है। इसकी कमी से क्या क्या रोग हो रहे हैं, इसकी अधिक क्रियाशीलता से क्या हो रहा है, ये भी आप देख लीजिएगा। दैनिक रिक्वायरमेंट कितनी होती है, इस पे अभी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्राप्ति का हमने बता दिया और कब ये मनाया जाता है वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे, उसके बारे में भी हमने बात कर ली। यदि इसमें किसी को कोई डाउट हो इस टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।